ई कैट प्रिपरेशन की जो सीरीज़ है ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये टॉपिक ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं क्लास 11th से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन मैट्रिसेस के टॉपिक्स को कवर करेंगे हम, सीक्वेंट एंड सीरीज़ के एमसीक्यूज़ कवर होंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को इस सीरीज़ में, ये जो हमारी ईकेट की इंट्री टेस्ट सीरीज़ है इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो होपफुली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे ताकि यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हैं उनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। MCQ 1 है, व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स ऑफ। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ फैक्टराइजेशन हो रही हो तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आप यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको आप लिख लीजिए कि z की हमें वैल्यू निकालनी है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। b हमारे पास 4 है, प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई 2a यानी a हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 4 5 ज़ा 20, डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4। ठीक है, देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है आपके पास क्योंकि अंडर रूट में माइनस साइन आ रहा है। तो -4 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट आपके पास आएगा 2 और अंडर रूट -1 की वजह से यहाँ आ जाएगा आयोटा, डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन लेते हैं, -2 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -2 प्लस माइनस आयोटा, यानी यहाँ z के लिए हमारे पास बन रहा है -2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम देखें इसको अलग अलग अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि z इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, देन z इक्वल टू -2 माइनस आयोटा। सारी टर्म्स को आप एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, यानी -2 है तो +2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू +2 और प्लस आयोटा इक्वल टू 0। देखें दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z +2 माइनस आयोटा और z +2 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो ये हमारे फैक्टर बन जाते हैं, जो हमारा पार्ट यानी जो a है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, MCQ 2 है, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या होता है कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, यानी आर्ग्यूमेंट जो थीटा है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ मॉडुलस का साइन होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी y अपॉन x यानी रियल पार्ट। तो आप यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। टेंजेंट इनवर्स हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे कंसीडर किया जाता है, यानी √3, और जो हमारे पास -1 है वो इसका रियल पार्ट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 और डिवाइडेड बाय -1। तो ये बेसिकली -√3 हो रहा है, लेकिन मॉडुलस का साइन इसको +√3 कर देगा, तो यानी टेंजेंट इनवर्स √3। ठीक है, यहाँ पर आप एंगल निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप एंगल निकाल सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स और √3, यानी ये जो हमारे पास है इस पर एंगल क्या आएगा।
ठीक है, यानी टेंजेंट इनवर्स का आपने कैलकुलेटर पर हेल्प लेनी है और √3 का आपने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। और यहाँ हमारे पास जो आंसर सर, एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि अगर आंसर आपके पास जो है वो डिग्री में आ रहा होगा और ऑप्शन आपके पास रेडियन में हो तो फिर आपने उसका रेडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी उसको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। लाइक जैसे अब हमारे पास आंसर है 60 डिग्री, ठीक है, तो हम इसको अब रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो रेडियन में चेंज करके हमारे पास ये आंसर क्या बन जाता है, यानी एक तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ 60 वन ज़ा 60 और 3 वन 63 ज़ा 180, यानी पाई अपॉन 3, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 3 है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसमें डिग्री x या y, अगर सिंगल वेरिएबल है तो x की पावर 1 है, अगर x और y दोनों वेरिएबल हैं तो दोनों की डिग्री 1 होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, जैसे हम क्रैमर्स रूल के लिए यूज़ करते थे या MIM मेथड के लिए यूज़ करते हैं, इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, यानी उसका अगर सोल्यूशन नहीं है तो उनको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अब MCQ 4 है, इफ़ A इज़ 3/3 मैट्रिक्स, यानी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, देन मॉडुलस या मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट ऑफ 3A रिजल्ट क्या होगा। देखें, इसका मतलब ये है कि आपने मैट्रिक्स A की को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको समझाने के लिए इस तरह बता दूं कि अगर हम यहाँ पर एक जनरल मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, A मैट्रिक्स जो 3/3 हो, ABCDEFGHI, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रो 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, रो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगा, देखें 3 यहाँ पर मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये जो ऑप्शन डी है वो इसका आपके पास आंसर बनेगा 27 और मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स A। MCQ 5 है, इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और 15th टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस यानी D जो है वो बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। अब आपको यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस यानी AP का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। AP का फार्मूला हमारे पास है AN = A + n-1D, ठीक है, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो यहाँ गिवन है तो वो हमने पुट कर ली 5 + n-1D एज इट इज़। अब हमारे पास है 15th टर्म, इट मीन्स कि हम पुट कर लेते हैं n = 15, तो A15 = 5 + 15 - 1 और D, और A15 हमारे पास गिवन है 75, 5 और 15 - 1 आ गया 14D। तो यहाँ 75 और इस 5 को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर -5 और = 14D। 75 - 5 होता है 70 = 14D। तो अब 70 को डिवाइड कर दें 14 से, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा D = 5। तो ये जो ऑप्शन C है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 6 है, इफ़ 1/2, 1/x, 1/5 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए हार्मोनिक सीक्वेंस में आपके पास 3 टर्म्स गिवन है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपके पास होता है 2AB/A + B। इसी तरह आपको याद रहना चाहिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला A + B/2 और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास होता है ±√AB, ठीक है। ये तीनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब हम हार्मोनिक मीन को देखें तो जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो है 1/x, तो हार्मोनिक मीन आ गया 1/x।
2 एज इट इज। ए फर्स्ट टर्म है यानी 1/2 और बी आपके पास सेकेंड टर्म है 1/5 डिवाइडेड बाय ए 1/2 प्लस 1/5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट बनेगा 1/x इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय, देखिए हमें एलसीएम लेना है तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी 1/5 और 7/10। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 10/7। तो यहाँ कैंसिलेशन करें, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 तो आपके पास 2/7 यानी 1/x का जो आंसर बन रहा है वो है 2/7। तो x का रिजल्ट क्या बन जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। MCQ 7 है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये जो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, अब आपको इसका फार्मूला याद करना है कि इसके सम का फार्मूला होता है a/1 - r। आपके पास सम भी मौजूद है यानी 10 और कॉमन रेशो r भी मौजूद है 0.6। ठीक है, इनको पुट कर देते हैं। सम ऑफ जो है हमारे पास है वो हमारे पास है 10 और a एज इट इज़ 1 - r कॉमन रेशो 0.6। तो 1 - 0.6 आपके पास क्या आ जाएगा 0.4। देन 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे हम तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 8 है, व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज अप टू 4 टर्म्स। एक सीरीज हमारे पास गिवन है, इसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन भी कहते हैं कि यह आपके पास एक ऑड जो है वो नंबर्स की सीरीज है और उसका फॉर्मूला n² गिवन है और 4 टर्म्स का सम निकालना है। इट मीन्स 4² क्या हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर इस फार्मूला में, क्योंकि ये आपके पास जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है n² के, आपको 4 टर्म्स तक का सम निकालना है तो 4² इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उसको ट्रिकी वे में सॉल्व करने थोड़ी टेक्निक के साथ तो आपको याद रहेगा। अब यहाँ इवन सीरीज भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, लेकिन आपको अगर फार्मूला मेंशन है जितनी टर्म्स हैं उसको आप पुट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मैं यहाँ पर भी n पुट कर सकता हूँ। ठीक है, 4 तो यहाँ देखें 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 8 - 1 7 और अगर आप 4 टर्म्स को सॉल्व करते हैं यानी 1 3 5 के बाद अगली टर्म है 7। ठीक है, तो 4 टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 16 आएगा। MCQ 9 है, व्हाट इज द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आपको एक्सपेंशन का फार्मूला याद होना चाहिए और हमें क्योंकि मिडल टर्म निकालनी है, मिडल टर्म के लिए हम सबसे पहले अपने गिवन एक्सपेंशन की पावर को चेक करते हैं कि इसकी पावर इवन है या ऑड है। तो अगर ये पावर इवन है तो आप मिडल टर्म के लिए यूज़ करेंगे n+2 डिवाइडेड बाई 2th, यानी मिडल टर्म कौन सी होगी। n आपके पास 6 है तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2th का मतलब है 6 + 2 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4th, यानी इसके एक्सपेंशन की जो चौथी टर्म है वो मिडल टर्म होगी 4th टर्म। अब आपने यहाँ से अपनी जो आपके पास इंडिकेटेड टर्म आ गई 4th, इससे आप r की वैल्यू निकालते हैं 1 + r = 4 देन r = आ गया आपके पास 3। ठीक है, अब आप एक्सपेंशन का ट्रम मतलब बाइनोमियल जो आपके पास एक्सपेंशन है उसके लिए ट्रम का जो फार्मूला है 1 + r n कॉम्बिनेशन r। ठीक है, a n - r b of r। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद करना है, ये ट्रम स्पेसिफिक ट्रम को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ठीक है, मैंने r इसीलिए पहले कैलकुलेट कर लिया क्योंकि इस फार्मूला में r यूज़ होता है। ठीक है, और अगर मिडल टर्म आपके पास
इवन ना होती, ऑड होती, तो आपको 2 मिडल टर्म्स मिलती, ठीक है। उसके लिए भी आप अपनी टेक्निक को याद रखें कि अगर आपके पास यही चीज़ ऑड में आ जाती तो आप मिडल टर्म के लिए यूज़ करते। यही छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपके एमसीक्यूज़ को बेहतर यानी सही कर देंगी। यानी एक आप यूज़ करेंगे n+1/2th एंड n+3/2th। इस तरह आप, बाकी आर तो आप सेम प्रोसेस से निकालेंगे, लेकिन मिडिल टर्म्स आपके पास 2 आएंगी, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। t 1+r, r की वैल्यू 3 है तो 3+1 हो जाएगा 4, n की वैल्यू है 6, r की वैल्यू है 3, और देखें a आपके पास एक्सपेंशन में x है तो n-r यानी 6 - r आ जाएगा 3, और b आपके पास y है और r की वैल्यू है 3। तो इस तरह आपके पास जो ऑप्शन इसका b बनता है वो है करेक्ट ऑप्शन। MCQ 21 है, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड टेबल विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर, ठीक है। यानी आपके पास, अब आपको इसको पहचानना होता है, ये परमुटेशन का MCQ है, ठीक है। और 5 लेटर में विदाउट रिपीटिंग, ये एक कंडीशन होती है परमुटेशन की, यानी वर्ड जो है, लेटर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आपको परमुटेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, यानी NPR = n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 5 लेटर हैं और आपके पास विदाउट रेपिटेशन की कंडीशन है, तो आप इसमें बहुत इजीली यानी 5p5, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल = 1 होता है। तो आपको जस्ट 5 फैक्टोरियल निकालना है, जिसका आंसर आता है 120, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, अब देखिए हमें इसको फैक्टराइज करना है z² + 9 को। अब इस कंडीशन को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते अनटिल कि ये z² - 9 होता, तो आप इस पर a² - b² की कंडीशन अप्लाई करते, ठीक है। यानी आपके पास a² - b² का जो फॉर्मूला है वो है a - b और a + b, ठीक है। तो यानी इसके लिए आपके पास ये जो साइन है बीच में प्लस का, इसको माइनस होना ज़रूरी है, तब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन को इस तरह लिख लें, z² और यहाँ माइनस लगा के 9 और आयोटा स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ -1 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, लेकिन अब ये कंडीशन जो है वो फैक्टराइज हो सकती है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं ऐसे z² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और देन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं z - 3 आयोटा और z + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये कंडीशन यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 23 है, द रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब देखें रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए अगर तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इजीली cos 2π/3 और sin 2π/3 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको पहले ये कैलकुलेट करना है कि ये जो 2π/3 है इसको आप पहले अपने लिए आसानी के लिए डिग्री में चेंज कर लें, ठीक है। अब ये डिग्री में कैसे चेंज होता है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π, क्योंकि ये आपके पास रेडियन है तो रेडियन को आप चेंज कर लेते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 × 180 360 और 360 डिवाइडेड बाई 3 आता है 120 डिग्री, ठीक है। अब आप इसके लिए देखें, अगर cos 120 की आपको वैल्यू निकालनी है, या तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद हो, या इसके लिए भी आप अलाइड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि आप cos को लिख सकते हैं 90, यानी आपके पास जो है cos 90 + 30 की कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं, cos 90 + 30। अब 90 + 30 में cos 30 का आपको आंसर यूज़ करना होगा।
ठीक है, क्योंकि 90 प्लस 30 होता है 120 और अलाइड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 90 है तो कॉस का जो फंक्शन है वो कॉस में ही रहेगा, अगर यहाँ 180 होता तो कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता। अब कॉस 30 का जो आंसर है वो आपके पास आता है 1/2, लेकिन क्योंकि आपके पास जो 120 एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आएगा -1/2। अब इसी तरह अगर आप साइन 120 को चेक कर लें तो साइन 120 को भी आप लिख सकते हैं इसी तरह कि साइन 90 प्लस 30, और साइन 30 जो है वो आपके पास यानी अलाइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली साइन 30, और साइन 30 जो है वो आपके पास होता है √3/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेंजन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं। इस जो रोटेशन है इसको याद रखें। अब आप इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो देखें इजीली चेंज कर लेंगे, क्योंकि cos 2π/3 का आंसर आ रहा है -1/2 प्लस आयोटा, और साइन 2π/3 का आंसर आ रहा है √3/2। यहाँ आप इसका एलसीएम बना लें तो एलसीएम में -1 प्लस आयोटा √3 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2 प्लस आयोटा 2√3, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास बनती है, यानी जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। और ये जो आपके पास फॉर्मेट लिखा हुआ है जिसमें क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ये पोलर फॉर्म कहलाती है। एक पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म से आप मूव कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर है 24 में आपके पास एक डिटर्मिनेंट जो है वो =5 है, देन हमें एक और डिटर्मिनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये देख लें कि इसमें रो 1 से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, और जो रो 2 है इससे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 और 3 जब कॉमन लेके बाहर आएगा तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसका मैग्नीट्यूड आपके पास दिया हुआ है 5, तो जो 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। MCQ 25 है, इफ़ एन अर्थमेटिक सीरीज़, हमें सम बताना है। हमारे पास गिवन यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमें S15 का सम बताना है। तो इसके लिए आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस का सम का फार्मूला याद होना चाहिए, Sn = n/2 2a + n-1 और d, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, S15 यानी 15/2, a की वैल्यू आपके पास है 2, n15 - 1 और d की वैल्यू है 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15/2, 2 2 ज़ा 4 और 15 - 4 होता है 14, और देन 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आंसर आता है 56, ठीक है। 56 + 4 है 60, और 60 को जब हम डिवाइड कर देंगे, यानी आप इस तरह इसको लिख लें 60, तो 2 1 ज़ा 2 2 30 ज़ा 60, तो 30 × 15 से आपके पास सम आ जाएगा, 30 × 15 तो 450 हमारे पास ये आंसर बनेगा, ठीक है। जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 26 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। 2 टर्म्स का हमें सम बताना है, तो हमें 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी होंगी यहाँ पर। तो पहली 2 टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले n = 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी T1 हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 × 1 + 1 और 3, और यहाँ n की जगह 1 - 1। तो यहाँ देखें कि 2 1 ज़ा 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 की पावर 0 से आंसर आ जाएगा 1, तो 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया। n = 2 पुट करते हैं तो t को 2 से यानी n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 × 2 + 1 और देन 3 की पावर 2 - 1, ठीक है।
तो यहाँ देखते हैं कि 2 2 ज़ा 4 और 4 + 1 आ जाएगा 5 और 3 की पावर 1 जो है वो 3 रहेगा, तो 5 3 ज़ा हो जाएगा 15। तो 15 + 3 जो सम आ जाएगा वो 18, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 27 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास एक गिवन है, ठीक है, और हमें बताया जा रहा है कि कन्वर्जिज है, और कन्वर्ज जो सीरीज़ होती है उसमें जो कॉमन रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है कि हम इसमें इसका कॉमन रेशियो अगर चेक कर लेते हैं तो 2, यानी कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकंड टर्म को आप डिवाइड कराते हैं, ये सेकंड टर्म है आपके पास, तो सेकंड टर्म को आप डिवाइड कराते हैं फर्स्ट टर्म से, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। और अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कराएंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। तो इसी तरह ये हमारे पास क्योंकि जीपी बन रहा है तो यहाँ हमें कॉमन रेशियो को चेक करना होता है। तो हम अगर अपनी फर्स्ट 2 टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी वो बन रही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि 2 डिवाइडेड बाय 1। MCQ 28 है, द नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब अ 10 स्टेप स्टेयरकेस टेकिंग आइदर 1 और 2 स्टेप्स एट अ टाइम इज़ 89, यानी 89 मेथड्स हैं। अगर आप 1 स्टेप 1 बाय 1 लेते हैं या 2 स्टेप करके लेते हैं, ठीक है, या 1 और 2, एक दफ़ा 1 एक दफ़ा 2, इस तरह की कंडीशन लेते हैं, तो टोटल आपके पास 89 मेथड्स हैं। विच मेथड जस्टिफाई, तो आपने देखा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, पहले n = 1, फिर n = 2, या n = k, फिर n = k + 1। तो यहाँ जो मेथड यूज़ होता है इस मेथड को हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। अब MCQ 29 है, द डिवीज़न ऑफ। अब हमारे पास डिवीज़न यानी एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक है। जब हम इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ कर लें तो हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या कर सकते हैं कि x - 2 = 0 रखते हैं, देन x = 2 हमारा आंसर आता है। हम इस पॉलिनोमियल में p(2) यानी 2 को रिप्लेस कर देते हैं, 2³ - 5 × 2² + 3 × 2 और -1, ठीक है। तो 2³ होता है 8, 8 2 ज़ा हो जाएगा 16, 2² होता है 4, 4 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 और -1, तो 16 + 6 होता है 22, और -20 और -1 -21, तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 1, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 30 है, अगर इफ़ A परपेंडिकुलर टू B देन प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज़। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये होती है, जब आपको 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो एंगल, यानी अगर आपके पास 2 वेक्टर्स की कंडीशन है कि A परपेंडिकुलर टू B, तो इट मीन्स कि इसकी कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है A.B, इसका फार्मूला है हमारे पास AB cos थीटा, तो जब आप थीटा 90 पुट करते हैं तो कंडीशन होती है 0, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। MCQ 31 है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स। ठीक है, ये जो पैरेललोपाइप्ड है इसका आपने जो वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा है वो ये होता है A.B×C, यानी ये ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और इसमें आप इसको तीनों वेक्टर्स को अरेंज कर लेते हैं, I.J.K, यानी जो पहला वेक्टर है उसमें 1, J का भी कोफिशिएंट 1, K 0, और J + K में नहीं, यानी यहाँ पर आपके पास सेकंड वेक्टर में I नहीं है तो I 0, J 1 और आपके पास K आ जाएगा 1, और थर्ड वेक्टर के अंदर आपके पास I मौजूद है 1 और J 0 है और K 1 है, ठीक है। इस कंडीशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे
तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आ जाएगा। अब इस कंडीशन को हम देखें सॉल्व इस तरह करते हैं, 1 एक्सपेंड बाय रॉ 1 कर रहे हैं तो 1 0 1 1, फिर -1 से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 1, प्लस फिर 0 से एक्सपेंड कर लेते हैं हम 0 1 1 0। ठीक है, अब देखें यहाँ 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1 और 0 1 ज़ा 0, देन अगेन 1 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा -1, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 आता है 2। तो यहाँ हमारे पास जो इसका वॉल्यूम बनेगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, MCQ 32 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos θ/2। तो यहाँ आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos θ/2 का फार्मूला होता है ±1 + cos θ/2। यहाँ आप अपनी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें, ±1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, और अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1/2 तो आपके पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा ±√3/4, और सिंप्लीफाई होके ये आंसर बन जाएगा √3/2। ठीक है, तो प्लस माइनस अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑड फंक्शन। अब देखें ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में इससे प्रीवियस एक MCQ में भी बता चुका हूँ कि अगर आप फंक्शन में f(-x) इक्वल टू आपके पास आता है -f(x), ये है इसकी कंडीशन। ठीक है, अगर आप इसमें ऑड फंक्शन को चेक करना चाहें तो देखें sec है, ये अपना माइनस साइन रिमूव कर देता है, cos भी अपना माइनस साइन रिमूव कर देता है। यदि अगर आप sec x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो ये अगेन sec x हो जाएगा, cos x को रिप्लेस करेंगे माइनस से तो ये भी आपके पास अगेन cos x बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑप्शन सी को देखते हैं तो वहाँ साइन को -x से रिप्लेस करेंगे तो वो -sin x होगा और cos अपना माइनस साइन रिमूव कर देगा, तो ये नाइदर ऑड और नॉर इवन की कंडीशन है। सिर्फ टेंजेंट का ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि टेंजेंट में जब आप इसको रिप्लेस करेंगे टेंजेंट -x तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा -टेंजेंट x के, तो ये ऑड प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, MCQ 34 है, द रेंज ऑफ, अब आपके पास देखें एक फंक्शन गिवन है और हमें इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि cos की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, आपका जो फंक्शन cos का फंक्शन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो यहाँ पर भी आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, तो ये -3 1 ज़ा -3 और +3 1 ज़ा +3 हो जाएगा। देन एडिशन हो रही है 4 की, तो अब आप ऐड कर दीजिए 4, यानी -3 + 4 और 3 + 4, तो यहाँ से आपके पास बनता है 1 और यहाँ से बन जाता है 7, तो यानी ये जो रेंज बन जाएगी वो आ जाएगी 1,7। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। MCQ 35 है, विच फंक्शन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दें, यानी x एक्सिस पॉजिटिव और माइनस जो x एक्सिस है इस पर जो ग्राफ का पैटर्न बनता है वो सिमिलर होता है, यानी अगर आप उसको पलट देते हैं, फ्लिप कर देते हैं तो ग्राफ सेम रहता है। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें तो और फिर सिमेट्रिक ग्राफ जो होते हैं वो ऑड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर कोसेक x है, मैं आपको इसको आसान वे में समझाता हूँ कि ये 1/sin x के इक्वल है। अगर आप यहाँ पर साइन और x को रिप्लेस कर देते हैं -x से तो ये बन जाता है -1/sin x,
इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन में माइनस साइन आ गया। अगेन साइन एक्स आ रहा है, तो सेम कंडीशन यहाँ है कि ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें टेंजन एक्स को भी अभी मैंने प्रीवियस एक एमसीक्यू में बताया आपको कि टेंजन माइनस एक्स, यहाँ पर आपके पास माइनस टेंजन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और अब आप लास्ट ऑप्शन को अगर चेक करें तो कॉस माइनस एक्स, ये अगेन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन रहता है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक रहेगा अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि इसका फंक्शन माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद भी सेम रहता है, कॉस एक्स रहता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक यानी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने के लिए आप उसमें उसकी ऑड प्रॉपर्टी को चेक कर लें, ठीक है। अगर ऑड प्रॉपर्टी चेक करते हैं और माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका फंक्शन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कॉस ऐसा फंक्शन है जिसमें आप माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो अपना माइनस साइन रिमूव कर देता है, तो यानी कॉस एक्स आफ्टर पुटिंग माइनस एक्स भी वो कॉस एक्स रहता है, तो ये सिमेट्रिक रहेगा। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव पर सेम बनेगा। MCQ 36 है, आ सेल फोन पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट डिजिट। 0 से 9 तक देखें 10 डिजिट्स हैं, आपको 4 डिजिट चूज़ करने हैं जिससे आपने पासवर्ड बनाना है, तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन है और परमुटेशन में इसका ऑप्शन जो है वो 10P4 इसका राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं और आपको 4 डिजिट्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। MCQ 37 है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है -3 आयोटा +4 और आपको कॉन्जुकेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुकेट में आप आयोटा की जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +3 आयोटा -4, ठीक है, और +4 क्योंकि जस्ट आपको आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, तो ये आपके पास जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 38 में फॉर n इज़ इवन इंटीजर, यानी आयोटा की पावर जो है वो n है, लेकिन उसको n को हमने डिफाइन कर दिया कि वो इवन है। लाइक आयोटा स्क्वायर कर लीजिए, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। अगर आप आयोटा की पावर 4 कर लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1 इंटू -1, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1। तो यानी जब आप इवन पावर कर लेंगे तो यहाँ आंसर 1 आएगा या आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 39 है, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इचिलॉन फॉर्म, यानी जब आप एक मैट्रिक्स को बाय इचिलॉन फॉर्म सॉल्व करते हैं तो जो नॉन ज़ीरो रोज होती हैं वो उसके रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इससे रिप्रेजेंट होता है। MCQ 40 है, द कोफैक्टर। अब देखें कोफैक्टर है 22, यानी ये आपके पास जो है वो लोकेशन है, इसका कोफैक्टर आप निकालते हैं A22 = हमेशा -1 यूज़ करेंगे, और ये जो लोकेशन होती है इसको आप ऐड कर देते हैं -1 की पावर 2 + 2, और अब आप इसकी जो है वो मैट्रिक्स बना लें। तो आपको सेकंड रो यानी आपको ये वाली रो को ड्रॉप कर देना है और इस वाले कॉलम को ड्रॉप कर देना है। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 0 4 -1। अब देखें 2 + 2 होता है 4, 4 एक इवन पावर है, तो -1 आपके पास आ जाएगा +1, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, -1 1 ज़ा 1 और 0 4 ज़ा 0, तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 41 है, इफ़ O बी द ओरिजिन, एक OP वेक्टर है और एक OQ वेक्टर गिवन है, हमें PQ डिफ़ाइन करना है। तो PQ को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह कि OQ - OP, ठीक है। अब OQ आपके पास जो है वो मौजूद है 5 आयोटा +4J -3K, देन माइनस कर दीजिए 2 आयोटा +3J
-4k, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5i माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3j और -3k और माइनस माइनस प्लस 4k। तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास जस्ट j और 4k माइनस 3k आ जाएगा प्लस k। तो ये ऑप्शन आप देखें तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 42 है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। देखें पैरेललोपाइप्ड और टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम में 1/6 का फ़र्क होता है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप 1/6 को अगर रिमूव कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बन जाएगा। अच्छा, इसी ऑप्शन को ऐसे भी लिखा जाता है 1/6 वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। ये ऑप्शन इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये ऑप्शन आपको जस्ट ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। ये सारे इसके लिखने के मेथड हैं, लेकिन 1/6 को आपने जहन में रखना है। MCQ 43 है इफ़ आपके पास एक कंडीशन गिवन है an-1 इक्वल टू n+1 और आपके पास A4 की कंडीशन यानी वैल्यू गिवन है, हमें A5 बताना है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए n इक्वल टू 5। तो A5 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1। तो A5 और A5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और 5 प्लस 1 है 6। A4 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 14 से, तो यहाँ -14 को हम शिफ्ट करेंगे तो 6 प्लस 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 44 है हमारे पास एक टर्म गिवन है। इस टर्म को अर्थमेटिक यानी AM इज़ एन अर्थमेटिक, यानी हमें बता दिया कि ये टर्म जो है वो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर A एंड B। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये अर्थमेटिक मीन पे बताया है तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अगर यहाँ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेगा तो n की वैल्यू आएगी -1/2 और हार्मोनिक मीन पर इसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो ये आपने तीनों कंडीशंस को याद करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हम अपनी जो ये गिवन टर्म है इसको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है A + B/2, इसके इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 0। जब हम इसको ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के इक्वल रखेंगे √AB तो यहाँ से n का आंसर आएगा -1/2। और जब हम इसको हार्मोनिक मीन के फार्मूले के इक्वल रखेंगे 2AB/A + B और देन सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी -1। अब हमारे पास MCQ 45 है। देखिए यहाँ सबमिशन में n की जो पावर है वो 0 है, ठीक है। अब n की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि 1 आ गया, यानी n इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक सबमिशन करनी है, लेकिन n की पावर 0 की वजह से हमारे पास आंसर आ गया 1। यानी 1 को अब हमने इतने टाइम्स जो हमें रेंज दी हुई है, देखिए 2 से लेकर 10 तक रेंज क्या बनती है, आप 2 से काउंट करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 9 टाइम्स, यानी 1 को मुझे 9 टाइम्स ऐड करना है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये कितने हो गए हमारे पास, देखें 3 और 3 6 और फिर +1 +1 और +1, तो ये रिज़ल्ट आएगा 9। तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब हमारे पास MCQ 46 है। इफ़ n इक्वल टू 0 को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 0 + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो देखें 0 + 1 फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का भी आंसर आता है 1 फैक्टोरियल। तो यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल होता है 1। तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 10 है इन अ सिग्नल प्रोसेसिंग P of X रिप्रेजेंट अ सिग्नल, यानी P of X जो है वो सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या, इफ़
अगर आप अपने पोलिनोमियल या फंक्शन में -1 पुट करें तो सिग्नल का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी आउटपुट क्या होगी, 0। अगर इनपुट -1 है तो आउटपुट क्या होगी, 0। जस्ट ये यहाँ से आपको पता लगता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि आपके पास देन द सिग्नल है 0, सिग्नल 0 होगा एट जब आप x इक्वल टू -1 यानी इनपुट -1 पुट करते हैं। ठीक है। MCQ 11 है, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है। ठीक है। यहीं पर आप अपने क्रॉस प्रोडक्ट को भी जहन में ले आए, a क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है। इस वक्त हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर इज 0, यानी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है देन द एंगल बिटवीन देम। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है वो कब होती है, जब आपको पता है कि यहाँ थीटा की जगह आप 90 पुट कर दें, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो अगर आपने यहाँ पर अपना एंगल जो है वो 90 की कॉस 90 पुट कर देते हैं तो कॉस 90 0 होगा, तो पूरी जो आपकी राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन जो आपके पास बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 12 है, इफ़ a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 12, इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो ये जो आपके पास कंडीशन गिवन है a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 12, ये वॉल्यूम ही को रिप्रेजेंट करती है पैरेललोपाइप की। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम 12 गिवन है। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो बी है वो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। बस इसको याद रखें कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को रिप्रेजेंट करती है। MCQ 13 है कि इफ़ फोर्स, आपके पास फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन का फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है कि वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट डी। ठीक है। तो फोर्स का वेक्टर गिवन है 2i प्लस 4j माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट विद 3i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाले कंपोनेंट को i वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, i डॉट i 1 होता है। देन j वाले कंपोनेंट को j वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 4 4 ज़ा 16। अब आपके पास आ जाता है लास्ट कंपोनेंट k वाले कंपोनेंट को k वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और k डॉट k भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 16 प्लस 6। ठीक है। 16 प्लस 4 26 आंसर आपके पास बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है, यानी जो हमने सोल्यूशन लिखा है और जो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन जो है वो उसमें इनकरेक्ट है। तो अगर हम एक ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, तो लाइक इसको हम 16 की जगह पर कर देते हैं 26। ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 26 बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हम 26 कर देते हैं और ये हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 14 है, इफ़ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो देखिए बहुत इजी टेक्निक है ये कि अगर आपके पास टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 है तो आप ये जानते हैं कि टेंजेंट थीटा, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ गिवन को कि आपको और आसानी हो जाएगी, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2/1। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट थीटा का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 2 एंड बेस की वैल्यू है 1। अब आप पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 2², बेस का स्क्वायर 1², 2² प्लस 1² आपके पास आता है आंसर 5। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ जाती है √5। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव रखेंगे। हमें क्योंकि कॉस थीटा बताना है, कॉस थीटा का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √5। तो 1/√5 जो इसका ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है।
MCQ 15 है, इफ़ साइन एक्स हमारे पास गिवन है और हमें 2 साइन 2x की वैल्यू बतानी है, तो साइन एक्स से हम पहले जो है वो कॉस एक्स की वैल्यू कैसे बता सकते हैं। देखें, कॉस एक्स का आप फार्मूला याद रखें कि कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम पहले कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 माइनस 9/25। अब हम इसका देखें एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9/25। ठीक है, 25 माइनस 9 आपके पास आ जाता है अंडर रूट 16/25, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे 4/5। ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है 2 साइन 2x। यहाँ डबल एंगल का फार्मूला यूज होगा। 2 साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। ये डबल एंगल फार्मूला है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 साइन x और कॉस x। इसीलिए मैंने कॉस x की वैल्यू निकाली थी कि साइन x की वैल्यू गिवन है 3/5 और कॉस x की वैल्यू हमने निकाली है 4/5। तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48/25। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पर इसको देखें, अब आप 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48 बिल्कुल ठीक है, 48/25। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बनता है इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास 48/25, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 16 है हमारे पास, इन अ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक। देखिए, सिमेट्रिक का मतलब आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर आपके पास x और y एक्सिस है इस तरह, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जैसा ग्राफ आपके पास बन रहा है सेम आपके पास जो है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ आपके पास जो है वो लेफ्ट, यानी अगर ये राइट साइड पे जैसा ग्राफ बना है वैसा ही लेफ्ट साइड पे ग्राफ आपके पास बन जाएगा। ठीक है, आप उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकेंगे। अगर आप उसको 180 डिग्री चेंज करेंगे तो वो एग्जैक्ट ग्राफ नज़र आएगा। इसे हम ऑड प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और अब ये आपके पास, यानी मैंने प्रॉपर्टी तो बता दी कि ऑड प्रॉपर्टी है। ऑड प्रॉपर्टी को आप याद कर सकते हैं इस तरह कि अगर फंक्शन में आप इनपुट को -x पुट कर दें तो वो माइनस साइन जस्ट फंक्शन से पहले आ जाएगा और f(x) फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन दोबारा बन जाएगा। ठीक है, यानी आप उसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल सेम शेप होगी। इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम ऑड प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक ग्राफ दे रहा है तो वो ऑड प्रॉपर्टी कंजर्व करता है। MCQ 17 है, द रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, अब साइन एक्स है तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है आपके पास ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, यानी -1 और यानी -1 से 1 तक साइन का फंक्शन जो है वो वैल्यू आपको देता है। ठीक है, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, या इन बिटवीन द -1 और +1 वैल्यूज देता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ सिर्फ आप मल्टीपल में देख लीजिए 4 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो इसकी रेंज यानी मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसकी रेंज आपके पास बढ़ के -4, ठीक है, और +4, यानी ये आपके पास ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इस 4 की जगह पे कोई भी नंबर होगा, आप इस रेंज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आपकी गिवन रेंज आ जाएगी। MCQ 18 है, आपके पास साइन 75 एंड कॉस 15 मल्टीप्लाई में है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसके 4 फार्मूले हैं। पहले मैं आपको वो फार्मूला बता रहा हूँ जिससे हमारा MCQ सॉल्व होगा, यानी आपके पास देखें 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, देखें ये आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास ये 2 आपको आप शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड पे, ये 1/2 बन जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी साइन 75 एंड कॉस 15 1/2 और
बड़ी ब्रैकेट के बाद अपनी वैल्यूज पुट कर दें। दोनों फंक्शन साइन के हैं, साइन 75 प्लस 15, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 75 प्लस 15 होता है 90। देन साइन 75 माइनस 15 होता है 60। तो देखें ये आपको अपना ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि आपके पास जो ऑप्शन ए बन रहा है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इसी तरह इसकी प्रोडक्ट के 3 और फार्मूले हैं, उनको याद रखें। देखिए ये फार्मूला आपके पास जो सेकंड फार्मूला है, इसमें कॉस पहले है, साइन बाद में है, तो 1 और 2 में सिर्फ चेंज आता है इस माइनस और प्लस साइन का, यानी आपके पास पूरा फार्मूला देखें सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क आ जाएगा। इस तरह याद कर लें। फिर अगर आपके पास प्रोडक्ट में दोनों फंक्शन कॉस के हैं तो भी आपके पास आउटपुट पे जो राइट हैंड साइड है दोनों फंक्शन कॉस के रहेंगे। अगर प्रोडक्ट में दोनों फंक्शन साइन के हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, यानी जो उसकी राइट हैंड साइड बनेगी, दोनों फंक्शन कॉस के रहेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले चारों याद रखें, एमसीक्यू किसी से रिलेटेड भी आ सकते हैं। एमसीक्यू 19, हाउ मैनी 5 लेटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मैथ। मैथ में 5 लेटर हैं, इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ये परमुटेशन है, ठीक है। इसको एक तो इस तरह याद रखिए कि ये आपके पास परमुटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और 5 लेटर हैं, यानी आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेटर हैं। रिपीट नहीं करना, तो पहला लेटर आपके पास, उसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, कोई भी लेटर रख सकते हैं। दूसरे के लिए आपके पास 4 हैं ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है, फिर 1। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल परमुटेशन आ जाएगी 120, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। यानी बेसिकली आपने 5 फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। MCQ 20 है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज अ प्लेयर कैन सिलेक्ट 6 नंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 45 नंबर्स। अब आपने सिलेक्शन के वर्ड से याद कर लेना है कि ये कॉम्बिनेशन का MCQ है। 49 नंबर में से 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको 49 कॉम्बिनेशन 6, ठीक है, 6 आपने सेलेक्ट कर दें आउट ऑफ 49, तो ये कॉम्बिनेशन है। और इसका जो फार्मूला है उसको भी याद कर लीजिएगा, NCR, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास कहलाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें और परमुटेशन के फार्मूले में देखें चेंज क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये सिर्फ आपके पास r फैक्टोरियल टाइम्स, यानी r फैक्टोरियल जो है वो एक्स्ट्रा होता है परमुटेशन के फार्मूले के मुकाबले में, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए। MCQ 21 है, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड टेबल विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर, ठीक है। यानी आपके पास अब आपको इसको पहचानना होता है, ये परमुटेशन का MCQ है, ठीक है। और 5 लेटर में विदाउट रिपीटिंग, ये एक कंडीशन होती है परमुटेशन की, यानी वर्ड जो है, लेटर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आपको परमुटेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, यानी NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 5 लेटर हैं और आपके पास विदाउट रेपिटेशन की कंडीशन है, तो आप इसमें बहुत इजीली, यानी 5P5, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। तो आपको जस्ट 5 फैक्टोरियल निकालना है, जिसका आंसर आता है 120, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। अब देखिए हमें इसको फैक्टराइज करना है, z² प्लस 9 को। अब इस कंडीशन को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते अनटिल कि ये z² माइनस 9 होता, तो आप इस पर a² माइनस b² की कंडीशन अप्लाई करते, ठीक है। यानी आपके पास a² माइनस b² का जो फॉर्मूला है वो है a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। तो यानी इसके लिए आपके पास ये जो साइन है बीच में प्लस का,
इसको माइनस होना ज़रूरी है, तब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन को इस तरह लिख लें, जेड स्क्वायर और यहाँ माइनस लगा के 9 और आयोटा स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ -1 माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। लेकिन अब ये कंडीशन जो है वो फैक्टराइज हो सकती है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, जेड स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, और देन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं z -3 आयोटा और z +3 आयोटा। ठीक है, तो ये कंडीशन यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 23 है द रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब देखें, रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए अगर तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इजीली cos 2π/3 और sin 2π/3 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको पहले ये कैलकुलेट करना है कि ये जो 2π/3 है इसको आप पहले अपने लिए आसानी के लिए डिग्री में चेंज कर लें। ठीक है, अब ये डिग्री में कैसे चेंज होता है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π, क्योंकि ये आपके पास रेडियन है तो रेडियन को आप चेंज कर लेते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 × 180 360 और 360 डिवाइडेड बाई 3 आता है 120 डिग्री। ठीक है, अब आप इसके लिए देखें, अगर cos 120 की आपको वैल्यू निकालनी है, या तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद हो, या इसके लिए भी आप अलाइड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि आप cos को लिख सकते हैं 90, यानी आपके पास जो है cos 90 + 30 की कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं, cos 90 + 30। अब 90 + 30 में cos 30 का आपको आंसर यूज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि 90 + 30 होता है 120, और अलाइड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 90 है तो cos का जो फंक्शन है वो cos में ही रहेगा, अगर यहाँ 180 होता तो cos जो है वो साइन में चेंज हो जाता। अब cos 30 का जो आंसर है वो आपके पास आता है 1/2, लेकिन क्योंकि आपके पास जो 120 एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आएगा -1/2। अब इसी तरह अगर आप sin 120 को चेक कर लें तो sin 120 को भी आप लिख सकते हैं इसी तरह कि sin 90 + 30, और sin 30 जो है वो आपके पास यानी अलाइड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली sin 30, और sin 30 जो है वो आपके पास होता है √3/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेंजन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं। इस जो रोटेशन है इसको याद रखें। अब आप इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो देखेंगे इजीली चेंज कर लेंगे, क्योंकि cos 2π/3 का आंसर आ रहा है -1/2 प्लस आयोटा, और sin 2π/3 का आंसर आ रहा है √3/2। यहाँ आप इसका एलसीएम बना लें तो एलसीएम में -1 प्लस आयोटा √3, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2 प्लस आयोटा 2√3। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास बनती है, यानी जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, और ये जो आपके पास फॉर्मेट लिखा हुआ है जिसमें क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ये पोलर फॉर्म कहलाती है। एक पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म से आप मूव कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर है 24 में आपके पास एक डिटर्मिनेंट जो है वो =5 है, देन हमें एक और डिटर्मिनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ये देख लें कि इसमें रॉ 1 से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, और जो रॉ 2 है इससे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 और 3 जब कॉमन लेके बाहर आएगा तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसका मैग्नीट्यूड आपके पास दिया हुआ है 5, तो वो जो 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, MCQ 25 है, इफ़ एन अर्थमेटिक सीरीज़, हमें सम बताना है। हमारे पास गिवन यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमें S15 का सम बताना है।
तो इसके लिए आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस का सम का फार्मूला याद होना चाहिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, S15 यानी 15 अपॉन 2, a की वैल्यू आपके पास है 2, n 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 और 15 माइनस 4 होता है 14 और देन 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आंसर आता है 56। ठीक है, 56 प्लस 4 है 60 और 60 को जब हम डिवाइड कर देंगे, यानी आप इस तरह इसको लिख लें 60, तो 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60, तो 30 इंटू 15 से आपके पास सम आ जाएगा, 30 इंटू 15 तो 450 हमारे पास ये आंसर बनेगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 26 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। दो टर्म्स का हमें सम बताना है, तो हमें दो टर्म्स फाइंड आउट करनी होंगी यहाँ पर। तो पहली दो टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले n इक्वल टू 1 को सब्सिट्यूट करते हैं, यानी T1 हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 और 3 और यहाँ n की जगह 1 माइनस 1। तो यहाँ देखें कि 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ 3 आ जाएगा और 3 की पावर 0 से आंसर आ जाएगा 1, तो 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया। n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो t को 2 से यानी n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 और देन 3 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि 2 2 ज़ा 4 और 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 और 3 की पावर 1 जो है वो 3 रहेगा, तो 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, तो 15 प्लस 3 जो सम आ जाएगा वो 18, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 27 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास एक गिवन है। ठीक है, और हमें बताया जा रहा है कि कन्वर्जिज है और कन्वर्ज जो सीरीज होती है उसमें जो कॉमन रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो लेस देन 1 का मतलब क्या है कि हम इसमें इसका कॉमन रेशियो अगर चेक कर लेते हैं तो 2, यानी कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकंड टर्म को आप डिवाइड कराते हैं, ये सेकंड टर्म है आपके पास, तो सेकंड टर्म को आप डिवाइड कराते हैं फर्स्ट टर्म से, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ठीक है, और अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कराएंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। तो इसी तरह ये हमारे पास क्योंकि जीपी बन रहा है तो यहाँ हमें कॉमन रेशियो को चेक करना होता है। तो हम अगर अपनी फर्स्ट दो टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी वो बन रही है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि 2 डिवाइडेड बाय 1। MCQ 28 है, द नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब अ 10 स्टेप staircase टेकिंग आइदर 1 और 2 स्टेप्स एट अ टाइम इज 89, यानी 89 मेथड्स हैं। अगर आप 1 स्टेप 1 बाय 1 लेते हैं या 2 स्टेप करके लेते हैं, ठीक है, या 1 और 2, एक दफ़ा 1 एक दफ़ा 2, इस तरह की कंडीशन लेते हैं, तो टोटल आपके पास 89 मेथड्स हैं। विच मेथड जस्टिफाई, तो आपने देखा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, पहले n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू k, फिर n इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ जो मेथड यूज होता है इस मेथड को हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। अब MCQ 29 है, द डिवीजन ऑफ, अब हमारे पास डिवीजन यानी एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसका रिमाइंडर बताना है। ठीक है, जब हम इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लें तो हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या कर सकते हैं कि x-2 इक्वल टू 0 रखते हैं, देन x इक्वल टू 2 हमारा आंसर आता है। हम इस पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 यानी 2 को रिप्लेस कर देते हैं, 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 2 और -1। ठीक है, तो 2 क्यूब होता है 8, 8 2 ज़ा हो जाएगा 16, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6 और -1। तो 16 प्लस 6 होता है 22 और -20 और -1 -21। तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 1, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 30 है, अगर इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये होती है, जब आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो एंगल, यानी अगर आपके पास दो वेक्टर्स की कंडीशन है कि ए परपेंडिकुलर टू बी, तो इट मीन्स कि इसकी कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, इसका फार्मूला है हमारे पास ए बी कॉस थीटा। तो जब आप थीटा 90 पुट करते हैं तो कंडीशन होती है 0। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। MCQ 31 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स। ठीक है, ये जो पैरेललोपाइप्ड है इसका आपने जो वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा है वो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ये ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और इसमें आप इसको तीनों वेक्टर्स को अरेंज कर लेते हैं। आई जे के, यानी जो पहला वेक्टर है उसमें 1, जे का भी कोफिशिएंट 1, के 0, और जे प्लस के में नहीं, यानी यहाँ पर आपके पास सेकेंड वेक्टर में आई नहीं है तो आई 0, जे 1 और आपके पास के आ जाएगा 1। और थर्ड वेक्टर के अंदर आपके पास आई मौजूद है 1 और जे 0 है और के 1 है। ठीक है, इस कंडीशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आ जाएगा। अब इस कंडीशन को हम देखें सॉल्व इस तरह करते हैं, 1 एक्सपेंड बाय रॉ 1 कर रहे हैं तो 1 0 1 1, फिर -1 से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 1, प्लस फिर 0 से एक्सपेंड कर लेते हैं हम 0 1 1 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1 और 0 1 ज़ा 0, देन अगेन 1 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा -1, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके कंप्लीट 0 हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 आता है 2। तो यहाँ हमारे पास जो इसका वॉल्यूम बनेगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, MCQ 32 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। तो यहाँ आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है ±√1 + cos थीटा अपॉन 2। यहाँ आप अपनी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें, ±1 + 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, और अब हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 अपॉन 2 तो आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा ±√3 अपॉन 4, और सिंप्लीफाई होके ये आंसर बन जाएगा √3 अपॉन 2। ठीक है, तो प्लस माइनस अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। अब देखें ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में इससे प्रीवियस एक MCQ में भी बता चुका हूँ कि अगर आप फंक्शन में f ऑफ -x इक्वल टू आपके पास आता है -f ऑफ x, ये है इसकी कंडीशन। ठीक है, अगर आप इसमें ऑड फंक्शन को चेक करना चाहें तो देखें sec है, ये अपना माइनस साइन रिमूव कर देता है, cos भी अपना माइनस साइन रिमूव कर देता है। यदि अगर आप sec x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो ये अगेन sec x हो जाएगा। cos x को रिप्लेस करेंगे माइनस से तो ये भी आपके पास अगेन cos x बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑप्शन सी को देखते हैं तो वहाँ साइन को -x से रिप्लेस करेंगे तो वो -sin x होगा और cos अपना माइनस साइन रिमूव कर देगा। तो ये नाइदर ऑड और नॉर इवन की कंडीशन है। सिर्फ टेंजेंट का ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि टेंजेंट में जब आप इसको रिप्लेस करेंगे टेंजेंट -x तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा -tan x के,
तो ये ऑड प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, MCQ 34 है द रेंज ऑफ। अब आपके पास देखें एक फंक्शन गिवन है और हमें इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कॉस की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, आपका जो फंक्शन कॉस का फंक्शन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो यहाँ पर भी आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, तो ये -3 वन ज़ा -3 और +3 वन ज़ा +3 हो जाएगा। देन एडिशन हो रही है 4 की, तो अब आप ऐड कर दीजिए 4, यानी -3 + 4 और 3 + 4, तो यहाँ से आपके पास बनता है 1 और यहाँ से बन जाता है 7, तो यानी ये जो रेंज बन जाएगी वो आ जाएगी 1,7। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। MCQ 35 है विच फंक्शन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दें, यानी x एक्सिस पॉजिटिव और माइनस जो x एक्सिस है इस पर जो ग्राफ का पैटर्न बनता है वो सिमिलर होता है, यानी अगर आप उसको पलट देते हैं, फ्लिप कर देते हैं तो ग्राफ सेम रहता है। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें तो और फिर सिमेट्रिक ग्राफ जो होते हैं वो ऑड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर कोसेक x है, मैं आपको इसको आसान वे में समझाता हूँ कि ये 1/sin x के इक्वल है। अगर आप यहाँ पर साइन और x को रिप्लेस कर देते हैं -x से, तो ये बन जाता है -1/sin x। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन में माइनस साइन आ गया। अगेन sin x आ रहा है, तो सेम कंडीशन यहाँ है कि ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें टेंजन x को भी अभी मैंने प्रीवियस एक MCQ में बताया आपको कि टेंजन -x, यहाँ पर आपके पास माइनस टेंजन x आ जाएगा। ठीक है, और अब आप लास्ट ऑप्शन को अगर चेक करें तो cos -x, ये अगेन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन रहता है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक रहेगा अलोंग y एक्सिस, क्योंकि इसका फंक्शन -x को रिप्लेस करने के बाद भी सेम रहता है, cos x रहता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक यानी y एक्सिस के सिमेट्रिक होने के लिए आप उसमें उसकी ऑड प्रॉपर्टी को चेक कर लें। ठीक है, अगर ऑड प्रॉपर्टी चेक करते हैं और माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका फंक्शन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो cos ऐसा फंक्शन है जिसमें आप -x रिप्लेस करते हैं तो अपना माइनस साइन रिमूव कर देता है, तो यानी cos x आफ्टर पुटिंग -x भी वो cos x रहता है, तो ये सिमेट्रिक रहेगा। इसका ग्राफ x एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव पर सेम बनेगा। MCQ 36 है A cell phone password consists of 4 distinct digit। 0 से 9 तक देखें 10 डिजिट्स हैं, आपको 4 डिजिट चूज़ करने हैं जिससे आपने पासवर्ड बनाना है, तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन है और परमुटेशन में इसका ऑप्शन जो है वो 10p4 इसका राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं और आपको 4 डिजिट्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। MCQ 37 है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है -3 आयोटा + 4 और आपको कॉन्जुकेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुकेट में आप आयोटा की जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +3 आयोटा -4। ठीक है, और +4 क्योंकि जस्ट आपको आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, तो ये आपके पास जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 38 में for n इज इवन इंटीजर, यानी आयोटा की पावर जो है वो n है, लेकिन उसको n को हमने डिफाइन कर दिया कि वो इवन है। लाइक आयोटा स्क्वायर कर लीजिए, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। अगर आप आयोटा की पावर 4 कर लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1 इंटू -1, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1।
तो यानी जब आप इवन पावर कर लेंगे तो यहाँ आंसर 1 आएगा या आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 39 है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचिलॉन फॉर्म, यानी जब आप एक मैट्रिक्स को बाय इचिलॉन फॉर्म सॉल्व करते हैं तो जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसके रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इससे रिप्रेजेंट होता है। MCQ 40 है द कोफैक्टर। अब देखें कोफैक्टर है 22, यानी ये आपके पास जो है वो लोकेशन है। इसका कोफैक्टर आप निकालते हैं A22 इक्वल टू, हमेशा -1 यूज़ करेंगे और ये जो लोकेशन होती है इसको आप ऐड कर देते हैं -1 की पावर 2 + 2, और अब आप इसकी जो है वो मैट्रिक्स बना लें। तो आपको सेकंड रो यानी आपको ये वाली रो को ड्रॉप कर देना है और इस वाले कॉलम को ड्रॉप कर देना है। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 1 0 4 -1। अब देखें 2 + 2 होता है 4, 4 एक इवन पावर है तो -1 आपके पास आ जाएगा +1, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें -1 1 ज़ा 1 और 0 4 ज़ा 0, तो 1 1 ज़ा 1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 41 है इफ़ O बी द ओरिजिन, एक OP वेक्टर है और एक OQ वेक्टर गिवन है, हमें PQ डिफाइन करना है। तो PQ को आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह कि OQ माइनस OP। ठीक है, अब OQ आपके पास जो है वो मौजूद है 5 आयोटा प्लस 4J माइनस 3K, देन माइनस कर दीजिए 2 आयोटा प्लस 3J माइनस 4K। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5i माइनस 2i प्लस 4J माइनस 3J और माइनस 3K और माइनस माइनस प्लस 4K। तो 5 - 2 आ जाएगा 3 आयोटा, 4 - 3 आ जाएगा आपके पास जस्ट J, और 4K - 3K आ जाएगा प्लस K। तो ये ऑप्शन आप देखें तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 42 है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। देखें पैरेललोपाइप्ड और टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम में 1/6 का फ़र्क होता है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप 1/6 को अगर रिमूव कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बन जाएगा। अच्छा, इसी ऑप्शन को ऐसे भी लिखा जाता है 1/6 वेक्टर A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, ये ऑप्शन इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये ऑप्शन आपको जस्ट ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, ये सारे इसके लिखने के मेथड हैं, लेकिन 1/6 को आपने जहन में रखना है। MCQ 43 है इफ़ आपके पास एक कंडीशन गिवन है an-1 इक्वल टू n+1 और आपके पास A4 की कंडीशन यानी वैल्यू गिवन है, हमें A5 बताना है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए n = 5, तो A5 - 5 - 1 इक्वल टू 5 + 1, तो A5 और A5 - 1 हो जाएगा 4 और 5 + 1 है 6। A4 को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 14 से, तो यहाँ -14 को हम शिफ्ट करेंगे तो 6 + 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 44 है हमारे पास एक टर्म गिवन है, इस टर्म को अर्थमेटिक यानी AM इज़ एन अर्थमेटिक, यानी हमें बता दिया कि ये टर्म जो है वो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 2 नंबर A एंड B, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये अर्थमेटिक मीन पे बताया है तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अगर यहाँ ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेगा तो n की वैल्यू आएगी -1/2 और हार्मोनिक मीन पर इसकी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो ये आपने तीनों कंडीशंस को याद करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हम अपनी जो ये गिवन टर्म है इसको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है
ए प्लस बी अपॉन 2, इसके इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 0। जब हम इसको ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे रूट ए बी, तो यहाँ से n का आंसर आएगा -1/2। और जब हम इसको हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी और देन सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी -1। अब हमारे पास MCQ 45 है। देखिए यहाँ सबमिशन में n की जो पावर है वो 0 है, ठीक है। अब n की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि 1 आ गया, यानी n इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक सबमिशन करनी है, लेकिन n की पावर 0 की वजह से हमारे पास आंसर आ गया 1। यानी 1 को हमने इतने टाइम्स, जो हमें रेंज दी हुई है, देखिए 2 से लेकर 10 तक रेंज क्या बनती है, आप 2 से काउंट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 टाइम्स, यानी 1 को मुझे 9 टाइम्स ऐड करना है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये कितने हो गया हमारे पास, देखें 3 और 3 6, और फिर +1 +1 और +1, तो ये रिजल्ट आएगा 9। तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब हमारे पास MCQ 46 है। इफ़ n इक्वल टू 0 को अगर हम सब्सिट्यूट कर देते हैं तो 0 + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो देखें 0 + 1 फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का भी आंसर आता है 1 फैक्टोरियल। तो यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल होता है 1। तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 47 है। द नंबर ऑफ वेज दैट अ नेकलेस ऑफ n बीड्स, यानी बीड्स होते हैं जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, डिफरेंट कलर्स बी मेड, यानी आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट बतानी है। यहाँ नेकलेस जो है यानी एक बेजान चीज़, यानी एक हार की बात हो रही है, और ये सर्कुलर होता है, ठीक है। तो कुछ निशानियाँ याद रख लें, ऐसे आपने बीड्स को अरेंज करना है। अब वो कितने भी अरेंजमेंट यानी आपके पास इस तरह अरेंजमेंट है ये, ठीक है। अब इसमें ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, देन आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी नेकलेस में ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसकी अरेंजमेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी ये नेकलेस हो, कोई हार और हो, या कोई सर्कुलर अरेंजमेंट हो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की, तो इसके लिए फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। और अगर ये लिविंग थिंग्स हैं तो फिर फार्मूला ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होता। तो ये दोनों कंडीशंस को याद रखना है। MCQ 48 है। द नंबर ऑफ ट्रम्स, तो नंबर ऑफ ट्रम्स जो होती हैं ये बहुत अच्छे से इस बात को याद रखें कि जो भी आपके पास पावर है उसमें 1 ऐड कर दें। तो 7 + 1 8, तो यानी जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम तो टोटल 8 टर्म्स इसकी बन जाएंगी। MCQ 49 है। 4 अगर x लेस देन 1 हो, ठीक है, और आपके पास एक सीरीज गिवन है, तो अगर आप इस सीरीज में देखें तो आपके पास जो r कॉमन रेशो आएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से वो आएगा -x, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, और ये इन्फिनाइट टर्म्स हैं, तो इन्फिनाइट टर्म के सम का फार्मूला होता है a/1 - r। a 1 है और 1 - r -x है, तो ये बनता है 1/1 + x। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं इस तरह 1 + x की होल पावर -1। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 50 है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ f इट इज़, यानी f फंक्शन क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव या इनवर्स। तो इनवर्स तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप इनवर्स को हटाकर अगर तीनों को समझें कि इंजेक्टिव जो है उसको हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं, और उसका इन्वर्स पॉसिबल है लेकिन कुछ कंडीशन पे पॉसिबल नहीं होता। तो 100% ये बाइजेक्टिव ऑप्शन होता है जिसका इन्वर्स हमेशा पॉसिबल होता है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों की कंडीशंस पर बेस करता है। और सरजेक्टिव का एक और नाम ऑनटू भी है, तो सरजेक्टिव का भी इन्वर्स कुछ कंडीशन पर पॉसिबल होता है, कुछ पे नहीं होता।
तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन है वो बाइजेक्टिव ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसका हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। डोमेन यानी MCQ 51 है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि हम कौन सा नंबर पुट करें इसमें, यानी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां इसका आंसर इन्फिनिटी ना बनता हो। तो यहाँ देखें आपके पास डिनोमिनेटर में x² - 4 है, यानी अगर x की जगह पर मैं +-2 पुट कर देता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो 0 से ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी और -2 से भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस +-2 के अलावा आप तमाम ऑप्शंस पुट कर सकते हैं, वो इसकी डोमेन होगी। डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यूज़, तो हम तमाम इनपुट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट देन +-2। MCQ 52 है साइन θ/2 हाफ एंगल का फॉर्मूला आप याद कर लें कि ±√1 - cos θ/2, और अगर ये cos θ/2 का फार्मूला होता तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होता। MCQ 53 है हीरो फार्मूला। एक तो ये याद रखेंगे ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ऑब्लिक ट्रायंगल्स जिनकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, तो ये इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 54 है अ सर्किल विच टचेज वन साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सटर्नली। ठीक है, यानी आपके पास एक ट्रायंगल इस तरह बना लीजिए और एंड 2 एक्सटेंडेड साइड, यानी 2 साइड में एक्सटेंड करता हूँ इस तरह, ये साइड एक्सटेंड हो गई और सर्किल इस तरह बन रहा हो कि ये इंटरनली और इन 2 साइड्स को जो एक्सटेंडेड है इनको हम बनाएं, तो इसको हम ई स्क्राइब्ड सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि एक साइड पे इंटरनली टच होता है वो ये है, और 2 एक्सटेंडेड साइड को टच करता है, इसको हम ई सर्किल या ई स्क्राइब्ड सर्किल या एक्स सर्किल कहते हैं। ठीक है, MCQ 55 है द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 56 है, यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि साइन इनवर्स हमारे पास जो है वो क्या बनता है, साइन इनवर्स 1/2, तो ये हमारे पास आता है 30, तो यानी cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री पर आपका आंसर देखें क्या बनेगा। cos 30 डिग्री पर आप अपना आंसर चेक कर लें तो √3/2 इसका ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 57 है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट करते हैं। अगर आप देखें साइन 30 का आंसर आता है 1/2, साइन 30 में आप 360 ऐड करें, ठीक है, तो ये बनता है 390, तो साइन 390 में भी सेम वैल्यू देगा, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। MCQ 58 है द पीरियड ऑफ साइन x/2 इज। पीरियड का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है, ठीक है, और मतलब जो उसका मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी जिस पर वो रिपीट करना शुरू करता है उसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा कि साइन कॉस सेक कोसेक के लिए पीरियड का फार्मूला है 2π/a, और टेंजेंट और कॉट के लिए ये फार्मूला होता है π/a। ए हमने पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास है साइन 1/2 और x। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस फार्मूले में 2π एज इट इज़ है, a है 1/2, तो ये 2 × 2 होके हो जाएगा 4π, तो ये इसका पीरियड बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि यहाँ ये 4π पर अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देगा। MCQ 59 है इन ट्राइंगल ABC इन रेडियस। तो इन रेडियस का फार्मूला होता है δ/s, और ई रेडियस के ये 3 फार्मूले हैं, इनको हम कहते हैं ई रेडियस। तो दोनों तरह के ऑप्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। MCQ 60 है द सर्किल पासिंग थ्रू 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल है और उसके 3 वर्टाइसेस हैं और इनसे सर्किल पास हो रहा है तो इसे कहते हैं सर्कम सर्किल। और अगर आपके पास एक ट्राइंगल के जो 3 एंगल बाइसेक्टर्स हैं, आप उन एंगल बाइसेक्टर्स को लगा लेते हैं
और यहाँ से इन रेडियस लेके ऐसे सर्किल बनाते हैं जो इस ट्राइंगल को इंटरनली तीनों साइड को टच करता है, तो इसे हम कहते हैं इन सर्किल। और ई स्क्वायर्ड सर्किल हम प्रीवियस एमसीक्यू में बता चुके हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको जहन में होने चाहिए।